I, Donald John Trump, do solemnly swear. डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस की चाबी दे दी जाएगी। उनके राष्ट्रपति बनने से ठीक एक महीने बाद रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल पूरे हो जाएंगे। वैसे तो ये युद्ध 2014 में ही शुरू हो गया था, तब रूस ने यूक्रेन के क्रिमिया को एनेक्स करके हथिया लिया था। हालांकि फॉर्मली ये युद्ध 20 फरवरी 2022 को शुरू हुआ और अमेरिका में इस साल हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप के वादों में इस युद्ध को एक दिन में समाप्त करना शामिल है। बट ऐसा लग रहा है कि जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रंप को इस युद्ध में फंसा के जाने की तैयारी में है। हुआ ये कि अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दी हैं। अभी तक यूक्रेन को इन मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं थी, लेकिन बाइडेन की हरी झंडी के बाद यूक्रेन ने रशिया पर हमले के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अमेरिकी मिसाइलों से हुए हमले के बाद रूस ने न्यूक्लियर अटैक को लेकर अपने जो रूल्स हैं उनको बदल दिए। इस युद्ध के 1000 दिन पूरे होने पर पुतिन ने न्यूक्लियर हमले को लेकर रूस के बदले नियमों को हरी झंडी दी। इसके पहले परमाणु हमले और तीसरे विश्व युद्ध की बातें पूरी कहानी लग सकती थी, लेकिन बदले नियमों के साथ काफी कुछ बदल गया है। ऐसे में इस स्टोरी में हम बात करेंगे कि कैसे बाइडेन जाते जाते ट्रंप के लिए मुसीबत खड़ी करके जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे कि रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में क्या चेंजेस किए हैं, इनके मायने क्या हैं, और इस पर भी बात करेंगे कि अगर ट्रंप एक दिन में ये युद्ध खत्म करवाने से जुड़ा कोई मसौदा लेकर आते हैं तो रशिया यूक्रेन में किसे फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अमेरिका ने यूक्रेन को जो मिसाइल्स दी हैं वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं। इनको आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम बुलाया जाता है। कुछ दिन पहले ही जो बाइडेन ने यूक्रेन को इन मिसाइलों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। हरी झंडी मिलने के बाद यूक्रेन ने इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया। रूस का कहना है कि ऐसी आधा दर्जन मिसाइलों से हुए हमले से उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। उनके एंटी मिसाइल सिस्टम ने इनको हवा में मार गिराया और एक मिसाइल से एक मामूली सी आग लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की हरी झंडी के बाद भी ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल एक रीजन है रशिया का कर्स्क, वहीं तक लिमिटेड रहेगा। दरअसल इस युद्ध में दोनों देशों का जो टारगेट रहा है वो एक दूसरे की जमीन हड़पने का रहा है। रूस ने 2014 में ही क्रिमिया को हड़प लिया था। तब से अब तक रूस यूक्रेन एक दूसरे के कई हिस्सों पर कब्जा कर चुके हैं। हालांकि यूक्रेन बड़ी मुश्किल से रूस के कर्स्क रीजन को हथियाने में कामयाब हुआ और यूक्रेन के लिए इसे अपने कब्जे में रखना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। इस तरह के कब्जों के बीच ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने पहली बार रूस में भीतर घुसकर हमला किया है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस में 3 दर्जन से ज़्यादा ड्रोन्स भेजकर हमला किया था। इसके पहले भी यूक्रेन रूस पर हमले करता रहा है। ऐसे हमलों में रूस की राजधानी मॉस्को तक को निशाना बनाया गया। हालांकि ऐसे तमाम हमलों में यूक्रेन ने अपने देश में बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल किया। वहीं ताज़ा हमले में पहली बार रूस पर अमेरिका में बने हथियारों से हमला किया गया है और इसी हमले के बाद रूस ने न्यूक्लियर अटैक को लेकर जो रूल्स हैं अपने वो चेंज कर दिए। नए नियमों में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। कहा गया है कि बिना परमाणु हथियारों वाला अगर कोई देश रूस पर हमला करता है और ऐसे हमले में उसे किसी ऐसे देश का साथ मिलता है जिसके पास परमाणु हथियार हों, तो इसे रूस सामूहिक हमले के तौर पर देखेगा और ऐसे हमले के बाद रूस अपने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकता है। रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े इन नियमों को सितंबर में पेश किया गया था और युद्ध के 1000 दिन पूरे होने पर पुतिन ने इसको ग्रीन फ्लैग दे दिया। नए नियमों को हरी झंडी मिलने से ठीक पहले यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों से रशिया पर हमला किया है। ऐसे में अगर आसान भाषा में कहें तो ऐसे हमले के बाद रूस अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बारे में, अगर ऐसा फ्यूचर में होता है तो रूस न्यूक्लियर अटैक के बारे में सोच सकता है। वैसे भी इस युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों से मदद हासिल है। इन दोनों देशों के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। बदले परमाणु नियमों के मुताबिक अगर रूस पर इस तरीके के हमले जारी रहते हैं तो इसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का कलेक्टिव अटैक माना जाएगा यूक्रेन के साथ मिलकर, और इस कलेक्टिव अटैक के बाद रशिया न्यूक्लियर अटैक के बारे में सोच सकता है। रूस के नए परमाणु हमले नियमों की बात करें तो रूस पर ऐसी मिसाइलों से कोई बड़ा हमला या रूस के साथ ही बेलारूस पर इस तरीके का कोई हमला या रूस की जो सॉवरेनिटी है उसको खतरे में डालने वाला अगर कोई हमला होता है तब भी रशिया न्यूक्लियर ऑप्शन के बारे में सोच सकता है।
नए नियम के मुताबिक अगर नेटो जैसे किसी ग्रुप का कोई भी देश रूस पर हमला करता है तो माना जाएगा कि पूरे ग्रुप ने रशिया पर अटैक किया है। इस तरह के हमले के बाद भी रशिया न्यूक्लियर ऑप्शन के बारे में सोच सकता है। हालांकि नए नियमों पर स्टैंप लगाने के पहले भी रशिया लगातार परमाणु हमले की धमकी देता रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया इस तरीके की धमकी इसलिए देता है ताकि यूक्रेन के जो सपोर्टर हैं, जो ऐसी कंट्रीज़ है जो उनको मदद मिलती है यूक्रेन को, जिनसे वो मदद देना बंद कर दें। और अगर रूस के ऑफिशियल स्टैंड की बात करें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि वो परमाणु युद्ध टालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में ब्राज़ील में हुए G20 में उन्होंने कहा कि बाकी के देशों के साथ रशिया भी एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ना चाहता है जहां पे न्यूक्लियर आर्सेनल मत हो। बट रूस ने यह भी कहा है कि बाकी के देश उनके बदले हुए नियमों को ठीक से पढ़ लें। रूस ने यह भी कहा है कि उनके ऊपर हुए अमेरिकी मिसाइल के हमले जो हैं उनका उचित जवाब दिया जाएगा। और ऐसे सवाल जवाब के बीच अगर युद्ध के एक दिन में ख़त्म होने की बात करें तो पहले तो ट्रंप ऐसा कुछ करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो युद्ध विराम के लिए कोई मसौदा लेकर आते हैं तो इसकी संभावना कम है कि रशिया या यूक्रेन एक दूसरे की ज़मीन छोड़ने को राज़ी होंगे। और अगर दोनों एक दूसरे की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ये पहला एग्जाम्पल होगा जब किसी भी वॉर के बाद किसी भी देश ने दूसरे देश की ज़मीन पर कब्जा किया हो। ऐसे में 20 जनवरी को सबकी निगाहें इस पर होंगी कि जाते जाते बाइडेन जिस वॉर में ट्रंप को ट्रैप करके जा रहे हैं उसके चक्रव्यूह से ट्रंप कैसे निकलते हैं। इस पूरे मामले पर आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।